नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अभी तक हमने ज्योग्राफ़ी का अध्ययन किया और ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हमने वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी का अध्ययन किया और इंडियन ज्योग्राफ़ी का अध्ययन किया, ठीक है? और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पर हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। और हिस्ट्री की ये पहली वीडियो और ये आपको बेस है कि हिस्ट्री कैसी शुरुआत हुई, इतिहास की कैसी शुरुआत हुई और उसे समझने के लिए पहले ये सब तथ्य जानना होगा कि इतिहास क्या होता है और उससे पहले के इतिहास से क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? इस प्रकार हम प्राचीन इतिहास से लेके मॉडर्न आधुनिक इतिहास तक की बात करेंगे तो कम से कम इसमें 20 से 30 दिन लग सकते हैं। तो इसे आप यदि आपने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया किसी भी सब्जेक्ट का तो शायद है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से एक भी जो प्रश्न होता है वो कहीं न कहीं आपके पेन से बाहर नहीं जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इतिहास के बारे में जानते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये सब याद हो जाए, बस आपको समझना है, एक आपकी अंडरस्टैंड विकसित करनी है इतिहास के प्रति कि इतिहास क्या है और अपनी एक समझ विकसित करनी है, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं कि इतिहास के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, ठीक है? यानी प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो वह काल जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है और इस समय इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं होती। यानी ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिस समय कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त ना हुआ हो, ठीक है? यानी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई उस दौरान की वस्तुओं से आप अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्थिति के ऐसा इतिहास रहा होगा या यहाँ पर ऐसे लोग निवास कर रहे होंगे, ठीक है? तो उसी को लिखित रूप यानी लिखित रूप जिस काल को लिखित रूप न दिया गया उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि वह काल जिस काल की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त ना हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है? तो ये आप बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। मतलब इसका अर्थ होता है कि प्रागैतिक काल का अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग, ठीक है? यानी इतिहास जैसे कि अपने जीवन की शुरुआत की हम बात करें कि आप अपने जीवन यानी आप 10 वर्ष की अवस्था में हैं और अपने जीवन की शुरुआत लिखने की 10 वर्ष से करें, तो जो 10 वर्ष से पहले के जो 10 वर्ष हैं 1 से लेके 10 तक का यदि आप इनको ना लिखें, तो आपका मतलब क्या हुआ कि प्रागैतिहासिक काल हुआ। यानी आपको बचपन में कुछ तस्वीरें आपकी मिल जाएँ तो क्या है, आपकी लिखी नहीं गई कि आपके बचपन में फ़ोटो खींची गई। लेकिन साक्ष्य के आधार पे कहा जा सकता है कि बचपन में आप इस प्रकार थे और इस प्रकार की एक्टिविटी करते थे, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि वह काल जिसमें यानी इतिहास के पूर्व का इतिहास क्या होता है कि जो लिखित रूप दे दिया जाए, आज जो लिखित रूप होगा जब आप उसे कल पढ़ेंगे तो इतिहास बन जाता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है कि इतिहास से पूर्व का युग। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय रहा होगा वो रहा है 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 यानी 2500 ईसा पूर्व, ठीक है? 50,000 ईसा पूर्व से यानी 5 लाख ईसा पूर्व यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है? तो ये प्रागैतिहासिक काल का समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक? और प्रागैतिक काल या प्रागैतिक कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये भी जैसे कि प्रागैतिक काल है, उसे समझने के लिए उस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन से 3 भाग हैं उनको हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है तीनों को, तीनों पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनको शायद आपने समझा होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है? तो हम पहले पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का काल को हम पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है? तो ये ईसा पूर्व के जन्म से यानी ईसा पूर्व के जन्म से 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है? और मध्यपाषाण काल की बात करें तो मध्यपाषाण काल की जो आपकी है वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक ही है, ठीक है? तो मध्यकाल की बात हुई। और नवपाषाण काल की बात करें तो 9,000 ईसा पूर्व से जो
विश्व में मतलब विश्व की शुरुआत की देखी जाए संदर्भ में तो 7000 ईसा पूर्व ने भारत में भी इसकी कहीं न कहीं साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है? यानी 9000 ईसा पूर्व व 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक है, ठीक है? तो ये नवपाषाण काल की बात थी। तो यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों यानी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवीन पाषाण काल, ठीक है? तो ये आप बात नवपाषाण काल, नवीन पाषाण काल नहीं, नवपाषाण काल, ठीक है? तो आप तीनों पॉइंटों को समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण। इन्हें आप जरूरी नहीं कि आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए, लेकिन आपको इतिहास की जो समझ यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए यानी आपका जो बेस है वो तैयार होना चाहिए कि इतिहास कैसी शुरुआत हुई, इतिहास में कितने कालखंडों में बांटा गया, इस चीज़ को आप समझना है, ठीक है? तो हम पहले पुरापाषाण काल की बात करेंगे कि पुरापाषाण काल में क्या गतिविधियां रही, उनके साक्ष्य क्या मिले, ठीक है? तो इसी के बारे में बात करेंगे। यानी पुरापाषाण काल के 3 उपभागों में बांटा गया, यानी प्रागैतिहासिक काल के 3 कालखंड हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। लेकिन जब हम पुरापाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पुरापाषाण काल को 3 उप कालों में बांटा गया है, तो यानी उप भागों में बांटा गया है, तो उनकी पहले बात कर लेते हैं। यहाँ तो पुरापाषाण काल का ही एक उपभाग है निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं अब निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट के बारे में हम बात करें तो पहला पॉइंट लिखा है कि निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि पुरापाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था, तो आपको याद रखना है आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है? ये आपको समझ विकसित करने के लिए समझना होगा कि इतिहास की कैसी शुरुआत हुई, इतिहास में कौन सी उपलब्धियां हुई, कौन सी इन्वेंशन हुई, वो सब आपको जानना है। और यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन संग्रह करता था, यानी जो मानव पहले कहीं ना कहीं इकट्ठे ना होकर एक दूसरे अपने भोजन के लिए अलग अलग भटकते रहते थे, लेकिन पुरापाषाण काल की बात करें तो मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन संग्रह करता था, ठीक है? और इस काल में 2 उपलब्धियां तो प्रमुख मानी लो कि इस समय में आग का आविष्कार हो चुका था और मानव भोजन संग्रह करता था, ठीक है? 2 पॉइंट क्लियर। ये कहाँ की बात चली है, किस स्थल की बात कर रहे हैं, तो वो भी आपको जानना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो कश्मीर, राजस्थान का थार, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर में स्थित, ठीक है? वेलन घाटी और भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में, ठीक है? और आपकी नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में, सोहन नदी घाटी और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, प्रमुख स्थल थे जो पुरापाषाण काल के समय की थी, ठीक है? और मुख्य औजार क्या रहे होंगे उस दौरान, तो उस दौरान जो मुख्य औजार थे वो क्वार्टाइजिट पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, हैंड एक्स, ठीक है? और खंडक यानी उसे गड़ासा बोलते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को काटने के लिए जैसे चॉपर कहते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। जो पुराने हथियार हैं तो आप समझते होंगे, देखे भी होंगे, कहीं ना कहीं गांव में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? और मध्यपाषाण काल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है निम्न पुरापाषाण काल समझा। अब हम पुरापाषाण काल समझ लेंगे, यानी जो आपका पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण के काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ठीक है? मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जानते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। और इस काल को फलंक संस्कृति यानी फ्लैग कल्चर भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है कि आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा था, ठीक है? यानी निम्न पुरापाषाण काल में तो आविष्कार हो चुका था, लेकिन हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें आग का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो इस काल में पत्थर के गोले की वस्तुओं का निर्माण होने लगा था, तो ये भी समझना है आपको, ठीक है? अगला पॉइंट हम बात करते हैं तो यानी प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासावा, ठीक है? नेवासा और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का वाकुंडा एवं पुरुलिया, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है कि
मध्यपुरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में बात कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना और महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और पश्चिम बंगाल का वाकुंडा एवं पुरुलिया थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और उस समय जो औजार बने थे मध्यपुरा पाषाण काल में, तो उस समय औजार थे पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, छेदनी, खुरचनी आदि इस काल की प्रमुख हथियार थे। इस काल के प्रमुख हथियार थे और हथियारों में कोरटाइज्ड के अलावा जैस्पर एवं चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मानव अपने भोजन के लिए कुछ ना कुछ हथियार बनाने का उस समय तत्पर था, ठीक, बना रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के अंदर तीसरा जो पॉइंट, तीसरे जो उपभागों में बांटा गया है, तो वो तीसरा उपभाग है उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल के हम बारे में बात कर लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कि उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, इस काल में होमो सैपियन अर्थात आधुनिक मानव का उदय हुआ। यानी पुरा पाषाण काल के अंतर्गत वो भी 3 भागों में निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में भी उच्च पुरा पाषाण काल में ही मानव यानी होमोसेप्सियन का उदय हुआ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें है कि इस काल में मानव शैलाश्रय रॉक शेल्टर में रहने लगा था। ठीक है, ये याद रखना। अगला पॉइंट है कि मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य पुरा पाषाण काल में मानव शैलाश्रयों में रहने लगा था और मानव चित्रकारी नक्काशी करना जान चुका था। और इस काल में चित्रकारी और साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, जो इसकी यानी जो नक्काशी और चित्रकारी करने लगा था, तो उसकी जो मुख्य साक्ष्य थे वो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कम्प्लीट एग्जाम से। अगला पॉइंट एक प्रमुख स्थल देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्थित बैलन घाटी, महाराष्ट्र में स्थित बीजापुर एवं इनाम गांव और केरल में स्थित चित्तूर, राजस्थान और झारखंड की बात करें तो स्थित छोटा नागपुर का पठार आदि है। प्रमुख औजार की बात करें तो हड्डियों के बने औजार थे, फलक थे और तछड़ी और सल्क थे। ठीक है, तो ये पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और जो दिया गया था पॉइंट उसके बारे में जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो इससे जो भी पॉइंट बन रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम देख ले, यहाँ पर आइकन को लगा देते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि मध्य पाषाण काल के बारे में बात करें हम, तो मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और पहला पॉइंट हमने समझा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि मध्य पाषाण काल का जो समय रहा वो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो इस काल के में मानव मछली पकड़कर शिकार करके खाद्य सामग्री एकत्र कर जीवन यापन करते थे। ठीक है, और मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल में मानवों का प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल में मानव को प्राप्त हुआ। और अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यानी मानव द्वारा पशुपालन की जो साक्ष्य प्राप्त हुए राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं कि उस दौरान मानव को पशुपालन भी किया करता था। ठीक है, और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे और इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश और महदा स्तंभगर्थ के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इस काल में मानव जीवन एक ही स्थान पे निवास करते थे। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस काल के मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने की प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। यानी जो मानव थे एक दूसरे पर आक्रमण करने के भी वहाँ पर साक्ष्य मिले कि वो एक दूसरे पर युद्ध कर प्रारंभिक साक्ष्य मिले। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एक दूसरे पर आक्रमण एवं युद्ध करने की प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इतिहासकारों का मत है कि मातृ देवी की उपासना और शवदान की पद्धति संभवतः इसी काल में
प्रारंभ हुई होगी। यानी इतिहासकारों का मत है कि मातृ देवी की उपासना और शवदान की पद्धति संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुई होगी। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में जानते हैं तो बिहार का पायसरा, ठीक है, पायसरा, मुंगेर, ठीक है, ये भी आपके याद रखें। राजस्थान का बागौर, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नाहर राय यानी प्रतापगढ़, वर्तमान में प्रतापगढ़ है, ठीक है, और महागढ़ मध्य प्रदेश में स्थित, आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल एवं और बोधोर आदि रहे हैं जो वहाँ के प्रमुख स्थल थे, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख औजार के बारे में बात करें तो प्रमुख औजार कौन से थे, तो प्रमुख औजार में जैसे बात करें तो सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इस काल में हुआ, ये भी याद रखना। अगला पॉइंट लिखा है कि इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के ही बने होते थे, लेकिन ये पुरापाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर जो औजार थे वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिये एवं आरी आदि हथियार मिलते थे, ठीक है। तो याद रखना है कि हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के जो हत्थे लगे रहते थे तो वो जैसे हंसिये और आरी में लगे रहते थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, हथियार ही संबंधित पॉइंट दिया गया है कि नुकीले क्रोड़, त्रिकोण, ब्लेड एवं नवचंद्राकार आदि आकार के प्रमुख हथियार थे जो उस समय यूज किया करते थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवपाषाण काल से पहला पॉइंट है कि नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 ईसा पूर्व से और भारत के लिए 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी विश्व की बात करें तो विश्व में जो साक्ष्य मिलते हैं वो 9000 ईसा पूर्व से मिलते हैं, जबकि भारत की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी इस पॉइंट से याद कनेक्ट रहेगा, ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो कृषि कार्य प्रारंभ, यानी नवपाषाण काल में कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गया था और पशुपालन भी, पत्थर को घिसकर औजार हथियार बनाना आदि इसी काल की विशेषता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाए कि नवपाषाण काल में किस चीज की उपलब्धि थी तो कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर और औजार हथियार बनाना आदि इस काल की प्रमुख विशेषता थी। अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था उस दौरान नवपाषाण काल में, और इस काल की में मिट्टी के बने बर्तन, मृदु भांडों का प्रयोग, उनमें विविधता मिलती है। तो ये साक्ष्य के आधार पर ये सब लिखा गया, उन्हीं को समझते हैं, हम समझ रहे हैं। और अगला पॉइंट देख लेते, ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम में जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहता था। यानी नवपाषाण काल में मानव अपना घर बनाकर रहता था, ना कि इधर उधर भटकता था, ठीक है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो इस काल में मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था, ठीक है। तो उस दौरान जो संसाधन की कमी होने के कारण वो अपनी एक जितनी बुद्धि का विकास था उसके अनुसार उन्होंने मानव गोलाकार या आयताकार घरों का में रहा करते थे, और जिसे जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल की कृषि का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ, और मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर, कपास की फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में इस काल में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए उसमें मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की फसलें साक्ष्य से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि और यहाँ देख लेते कि यहाँ के लोग मिट्टी कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। तो ये भी देखना। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, तो वो जौ था, ठीक है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के कोल डिहवा यानी इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व के चावल उत्पादन की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी उत्तर प्रदेश के कोलडी हवा यानी इलाहाबाद से 6000 ईसा पूर्व के चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल के अंतर्गत जो भी पॉइंट बने उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है यानी कि कश्मीर के वुर्ज होम से
गर्तावास, गर्तावास यानी गड्ढा रूपी घर, गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा रूपी घर, हड्डी और औजार आदि मिले हैं और साथ ही कब्रों के मालिक के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। तो ये भी साक्ष्य के आधार पर ही पॉइंटों का हम डिस्कशन कर रहे हैं और अगले पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम इस काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया था। यानी जानवरों में पूछा जाए कि सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया, तो कुत्तों को बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो बिहार के चिरांद यानी सारड़ से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरन के सींगों के से बने उपकरण मिलते हैं और ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है और बर्तनों की पॉलिशदार काला मृदुभांड और धूसर मृदुभांड एवं चटाई की छाप वाले मृदुभांड प्रमुख हैं। यह लिखा हुआ है कि कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है और बर्तन में पॉलिशदार काला मृदुभांड, धूसर मृदुभांड और चटाई की छाप वाले मृदुभांड प्रमुख हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि क्लिपली हल पिकली हल से राख के ढेर तथा निवास स्थान मिले हैं। यानी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर और तथा निवास के स्थान मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाए कि राख के ढेर कहाँ से मिले हैं तो यानी कर्नाटक के पिकली हल से मिले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और यहाँ के जो नव पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे तो उनके बारे में बात कर लेते। कौन कौन से प्रमुख स्थल थे तो यहाँ पर थे सरुतरु और मारकडोला यानी असम में। ठीक है, और उतनूर आंध्र प्रदेश में, चिरांद सेनुआर बिहार में, बुर्ज होम और गुफकराल कश्मीर में। ठीक है, और कोल्हिडिल हवा जो आपके महागढ़ उत्तर प्रदेश में है, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है, और ब्रह्मगिरी कुडक्ल और पिक्कली हल और हल्लोर मस्की और सगेन कल्लू कर्नाटक में और मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे जो नवपाषाण काल के अंतर्गत मिले। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इतिहास की प्रथम वीडियो के अंतर्गत इतिहास की जो एक अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित की और समझा कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो कौन कौन थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इनसे जो भी पॉइंट बने उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो अगली वीडियो में हम फिर समझेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।